तो टेस्ट नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सीरीज के। इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं और इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के अंदर रिपीट भी हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। तो गौर से इसको सुनना है और जो भी इसमें क्वेश्चन होगा कंफ्यूजन होगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है अनप्लान्ड सीक्वेंस और एक्शन and nearly instantaneous response to a stimulus is the reflexes, reflex are, reflex action or none। तो एक ऐसा अनप्लान्ड सीक्वेंस या एक्शन होता है जो कि कोई इंस्टेंट रिस्पॉन्स की फॉर्म में हम शो करते हैं ड्यूरिंग अनयूजुअल कंडीशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। चार्ली इज करेक्ट। आप जानते हैं कि वो जो पाथवे होगा उसको हम रिफ्लेक्स आर कहेंगे, लेकिन जो एक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्सेस जो होती हैं, जितनी भी रिफ्लेक्सेस होती हैं या रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, तो एक बात याद रखना है कि दैट आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस के लिए। और इसमें स्पाइनल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स के आप जानते हैं कि 31 पेयर्स होते हैं और ये सारी की सारी मिक्स नर्व्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इट एंटेगनाइज द हाइपर ग्लाइसीमिया। यानी एंटागनाइज का मतलब होता है ऑपोजिट, कि जैसे जैसे हाइपर ग्लाइसीमिया जो है होगा, यानी जो ग्लूकोज जो है वो बढ़ेगा, तो उसके रिजल्ट में कौन सी चीज कम होगी। तो आप ये जानते हैं कि हाइपर ग्लाइसीमिया में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, जब हाइपर ग्लाइसीमिया होता है दैट इज एक्चुअली द हाई लेवल ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो ज्यादा हो गया। जैसे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो उसके रिजल्ट में इंसुलिन भी ज्यादा होगी, और जब इंसुलिन ज्यादा होगी तो फिर ग्लूकोज को जाके कम करेगा। लेकिन जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो उस दौरान ग्लूकागोन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि ग्लूकागोन ने एक्चुअली ग्लूकोज को इंक्रीज करना होता है। ठीक है। और जब ग्लूकोज कम होता है तो ग्लूकागोन बढ़ता है ताकि ग्लूकोज जो है उसको इंक्रीज कर सके। तो जिसकी वजह से जो एंटागोनाइज एक्शन होता है इसका ग्लूकागोन के साथ एंटागोनाइज एक्शन होता है। यानी जब ग्लूकोज कम होगा तो कम होने पे ग्लूकागोन स्टिमुलेट होता है, जिससे वो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सो ग्लूकागोन दैट एक्चुअली इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। क्वेश्चन नंबर 3 इज receptors for the taste is gustation, olfaction, baroreceptors और मर्कर डिस्क। तो टेस्ट के लिए जो टंग पे टेस्ट बर्ड में रिसेप्टर्स होते हैं, ओवरऑल इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गस्टेशन। गस्टेशन जो है ये टेस्ट के लिए है। ओल्फैक्शन जो वर्ड यूज होता है ये स्मेल के लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है। बैरोरिसेप्टर जो है ये बैरोरिसेप्टर प्रेशर के लिए प्रेजेंट होते हैं बैरोरिसेप्टर्स। और मर्कल्स डिस्क होती हैं स्किन के अंदर, ये स्पेसिफिकली टच के लिए होते हैं। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स हैं, लेकिन टेस्ट के लिए गुस्टेशन कहते हैं और स्मेल के लिए ऑल्फैक्शन कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो गुस्टेशन, ऑल्फैक्शन या बैरो रिसेप्टर, ये मर्कल डिस्क, इसमें से जो गुस्टेशन और ऑल्फैक्शन है ये दोनों के दोनों कीमो रिसेप्टर की फॉर्म है। और जो बैरो रिसेप्टर्स और मर्कल डिस्क होती हैं ये मकैनो रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग से रिसेप्टर्स भी पूछे जा सकते हैं। मर्कल डिस्क के साथ साथ मकैनो रिसेप्टर्स में रूफनीज कॉर्पिसल्स भी हैं, इसके अलावा मिजनस कॉर्पिसल्स भी हैं, बेसिनियन कॉर्पिसल्स भी हैं, क्रॉस एंड बल भी हैं। ये सारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Question number 4 is information processing unit of the nervous system is neuroglia, neuron, nerve, all A, B, C। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है नर्वस सिस्टम का वो न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है। तो इसमें बीटा जो है वो करेक्ट है। न्यूरोग्लिया जो यहाँ आपको मिलेगा ये एक नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है, ये कंडक्शन नहीं करता, ये ध्यान में रखना है। दिस इज नॉन कंडक्टिंग। ठीक है। और ये फिर क्या काम करता है, इसका काम जो है वो मेनली प्रोटेक्शन होता है। ये प्रोटेक्शन के अंदर काम करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन कंडक्शन के लिए जो है वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच न्यूरॉन इज यूनिपोलर इन नेचर। मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। तो इसमें से जो यूनिपोलर है वो सेंसरी न्यूरॉन होता है। अगर आप देखेंगे मोटर न्यूरॉन को या इंटर न्यूरॉन या इसको एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। अब यूनिपोलर और मल्टीपोलर में क्या फर्क होता है आप जानते हैं कि अगर तो एक सेल बॉडी, अगर मैं सेंसरी न्यूरॉन ड्रॉ करूं तो सेंसरी न्यूरॉन आपने देखा होगा ये इस तरह का है। ये ऐसे जो है वो आपको सेंसरी न्यूरॉन मिलता है जिसके अंदर डेंड्रोन बड़ा होता है, एक्सोन छोटा होता है। लेकिन यहाँ आप अगर बात करें तो इसमें देखें आप सेल बॉडी जो है इसमें से एक एक्सटेंशन अराइज हो रही है, सिर्फ एक ही एक्सटेंशन निकली, इसको यूनिपोलर कहते हैं। लेकिन जो मल्टीपोलर होते हैं, मल्टीपोलर में जब अगर मैं इंटर न्यूरॉन यहाँ पे ड्रॉ करूँ या मोटर न्यूरॉन ड्रॉ करूँ, इसमें से सेल बॉडी में से बहुत सारी एक्सटेंशन राइज होती हैं लाइक दिस। ये ऐसे एक्सटेंशन राइज होती हैं, तो इस वजह से इसको मल्टीपोलर कहते हैं। तो इंटर न्यूरॉन भी मल्टीपोलर है और
एसोसिएटेड न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन, ये भी मल्टीपोलर होते हैं। बाईपोलर बहुत रेयर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो आईज के रेटिना में कुछ नेजल एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर रेयर। क्वेश्चन नंबर 6, ability of neuron to respond to stimuli is response, action, behavior, sensitivity। अच्छा, इसके लिए जो किसी न्यूरॉन की स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स होता है, उसके लिए हम एक तो वर्ड यहाँ पर जो सेंसिटिविटी यूज हुआ है, ये भी करेक्ट है। और इसी तरह से एक और वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज इरिटेबिलिटी। तो इरिटेबिलिटी वर्ड भी यूज हो सकता है, दोनों के दोनों वर्ड जो यूज हो सकते हैं। दैट इज द एबिलिटी ऑफ ए न्यूरॉन टू रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल ऑफ एंटी टेस्ट एग्जाम, which system become activated? Somatic nervous system, parasympathetic nervous system, sympathetic nervous system और the peripheral nervous system। तो इसमें जो करेक्ट है वो आपके पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि जब एक इमरजेंसी स्टेट होती है या कोई स्ट्रेस की स्ट्रेस होती है, तो आप जानते हैं टेस्ट एग्जाम के हॉल के अंदर जब आप जा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, या आप जानते हैं कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम देखते हैं कि जो रिकवरी स्टेट के लिए या उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेस्ट एंड इल्यूमिनेशन या रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो कि उसके ऑपोजिट काम करते हैं। बोथ और द सब डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम में जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बनाते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज फॉर द वॉलंटरी एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल में एक्शन होते हैं उसके लिए है। और ऑटोनोमिक जो होता है वो इनवॉलंटरी एक्शन के लिए होता है। इनवॉलंटरी एक्शन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो काम करेगा उसके लिए एक इनहेंसर होता है, एक सुप्रेसर होता है, एक उसको एलिवेट करता है सिस्टम को जो बूस्ट करता है, और एक उसको रिकवर करता है। तो सिंपैथेटिक जो होता है वो उसको एक्टिवेट करने के लिए होता है, पैरासिम्पैथेटिक उसके रिवर्स में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, इट टेक टाइम फ्रॉम द डीपोलराइजेशन टू द रीपोलराइजेशन। कितना टाइम चाहिए होता है डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन के अंदर? तो इसमें जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा 2 to 3 मिलीसेकंड। दैट्स अ ब्रीफ चेंज, जिसके अंदर वो दोबारा से जो चेंज है वो रीपोलराइज से जाके दोबारा से पोलराइज स्टेट के अंदर जाती है। तो 2 to 3 मिलीसेकंड से वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज द पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसी तरह से थाइमस ग्लैंड। ये मुख्तलिफ तरह की ग्लैंड है। तो सबसे जो छोटी ग्लैंड है उसको हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, पाइनियल ग्लैंड, इसको एपिफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। किडनी से भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एट द एंड में बताऊंगा। इसमें रीनिन हार्मोन है, एरिथ्रोपोइटिन है, कैल्सिट्रोल है, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये सारे हार्मोन किडनी प्रोड्यूस करती है। हम बात कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड मैं एक नाम लिख देता हूँ यहाँ पर अगर इन केस आ जाए, दैट इज द एपिफाइसिस सेरेब्री। ठीक है। इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री, ये पिट्यूटरी के लिए यूज होता है। ठीक है। पाइनियल ग्लैंड के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द थर्ड आई, थर्ड आई। और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड द मेलेटोनिन। ये अगला क्वेश्चन भी आ रहा है। मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो रिदम्स होती हैं, जिनको हम बायो रिदम्स कहते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज मेलेटोनिन इज सेक्रेटेड बाय द पाइनियल ग्लैंड। ये पाइनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैंने बताया कि रिदम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 is leakage of potassium ion is due to voltage operated gates, potassium pump, non voltage operated gates, none of these। तो इसमें जो लीकेज होती है, और लीकेज कब होती है? व्हेन देयर इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आप जानते हैं कुछ पोटेशियम लीक करता रहता है, तो वो लीक जो करता है वो नॉन वोल्टेज ऑपरेटेड गेट से लीक करता है। वैसे वहां पर वोल्टेज ऑपरेटेड गेट्स भी होते हैं जो स्पेसिफिकली पोटेशियम आयन की मूवमेंट को पैसिव ट्रांसफर कंट्रोल करते हैं, लेकिन लीकेज नॉन वोल्टेज, कुछ नॉन वोल्टेज होते हैं वहां से वो लीक करते रहते हैं। तो इसमें चार्ली जो है वो करेक्ट है। पाइनियल ग्लैंड का मैंने आपको बताया कि ये मेलेटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि रिदम कंट्रोल, जैसे रिदम्स क्या होती है हमारी बॉडी में, जैसे हार्ट बीट एक रिदम है, रिप्रोडक्शन एक रिदम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिदम है, स्लीप वेक एक रिदम है। ये सारी रिदम्स होती हैं वो पाइनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाला मेलेटोनिन हार्मोन ही कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, which one of the following is the function of parasympathetic nervous system? Stimulate oil and sweat gland in the skin, pupil constriction, acceleration of heartbeat, contraction of the hair muscles। तो इनमें से अगर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा है
जो कि पैरासिम्पैथेटिक है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो रिकवरी स्टेज के लिए होता है। तो इसमें जो करेक्ट आएगा दैट इज द प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा इज करेक्ट, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन इज करेक्ट। जी 11th एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पोटेशियम आयन जो होता है उसकी लीकेज होती है जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो वैसे तो पोटेशियम आयन के लिए वोल्टेज ऑपरेटेड गेट्स होते हैं, लेकिन जो लीकेज होती है वो नॉन वोल्टेज ऑपरेटेड गेट्स होती है, यानी सिंपली चैनल्स होती हैं जहां से कुछ सोडियम जो पोटेशियम है वो लीक करता रहता है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। व्हेन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड इट कॉजेज द secretion ऑफ, ये किस चीज की secretion कॉज करता है? ऑप्शन हमारे पास है एडिनालिन विच इनहिबिट द ऑर्गन, एसिटाइलकोलिन विच स्टिमुलेट द ऑर्गन, एडिनालिन विच स्टिमुलेट द ऑर्गन, एसिटाइलकोलिन विच इनहिबिट द ऑर्गन। तो इसमें जो करेक्ट आएगा कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, अगर हम इसमें देखें तो जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इसको एक्टिवेट एडिनल ग्लैंड जो एडिनालिन होता है हार्मोन वो स्टिमुलेट करेगा ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स में स्पेशली हार्ट है जिसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये ज्यादातर ऑर्गन्स इसके अंदर एक्टिवेट होते हैं। लेकिन गट जो है उसकी एक्टिविटी इनहिबिट होती है, याद रखना है। अब गट की एक्टिविटी अगर इनहिबिट होती है तो लेक्चर के दौरान आप लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जो सैलिवेशन है वो भी इनहिबिट होगी, पैंक्रियाटिक जूस भी इनहिबिट होगा, गैस्ट्रिक जूस, पेरिस्टाल्सिस जो है वो बाइल प्रोडक्शन, यानी जो चीजें गट से रिलेट कर रही हैं वो भी उसी तरह से ही क्वेश्चन उनमें से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें चार्ली जो है वो करेक्ट है। Question number 14 is which both hormones have the common releasing factor STH and FSH, TSH and STH, FSH and TSH, FSH and LH। इसके लिए कॉमन रिलीजिंग फैक्टर आता है। तो एक बात याद रखनी है कि जो रिलीजिंग फैक्टर आता होता है ये कहाँ से रिलीजिंग फैक्टर आता है? रिलीजिंग फैक्टर हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस से आता है, और एक्ट कहाँ पर करता है? ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, और इंटीरियर पिट्यूटरी आगे डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। वैसे तो ये सारे हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी के, लेकिन किन के लिए कॉमन फैक्टर आएगा? तो वो है एफएसएच और एलएच। इनके लिए एक कॉमन जो हाइपोथैलेमिक फैक्टर है, रिलीजिंग फैक्टर है, वो आएगा। और उस रिलीजिंग फैक्टर का नाम क्या है? दैट रिलीजिंग फैक्टर इज कॉल्ड GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये है वो फैक्टर दैट कम्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और इसके रिजल्ट में एफएसएच और एलएच जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेंगे। एंड बोथ ऑफ दीज आर ट्रॉफिक हार्मोन। तो आप जानते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं मोस्टली वो ट्रॉफिक हार्मोन होते हैं, बिकॉज दे एक्ट्स ऑन द अदर ग्लैंड्स, दूसरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और वो उनकी सेक्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 15 इज टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और डैश सॉल्युबल हार्मोन, वाटर सॉल्युबल, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट या फैट सॉल्युबल। तो ये तीनों के तीनों जो है ये सारे सेक्स हार्मोन हैं और ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और आपने हार्मोनल एक्शन में पढ़ा था कि हार्मोनल एक्शन में जो फैट सॉल्युबल हार्मोन होते हैं ये आप जानते हैं कि ये क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को और ये अंदर जाके एक्ट करते हैं। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल या प्रोटीन सॉल्युबल जो हार्मोन होते हैं हम जानते हैं कि वो उसके अंदर उनका जो एक्शन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। वो सेल मेम्ब्रेन जो है उस पे उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो एक्ट करेंगे। तो ये फैट सॉल्युबल, दे क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, और अगर हम पूछेंगे कि जो प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्वेंट को कहते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल कहते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं और उनके लिए आपने पढ़ा था कि सेकंड मैसेंजर जो है वो उनको एक्टिवेट वहां होता है और वो जाके आगे एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। एसटीएच सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है ये ट्रॉफिक हार्मोन नहीं है, ये ट्रू ट्रॉफिक नहीं है। ठीक है, याद रखना एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ज्यादातर ट्रॉफिक है, इसलिए मैंने कहा था ज्यादातर ट्रॉफिक होते हैं, लेकिन सोमेटोट्रोफिन जो है वो ट्रू ट्रॉफिक नहीं है। उसकी वजह है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक ग्लैंड नहीं है जिसके ऊपर ये एक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, convoluted outer layer of the gray matter that covers the cerebral hemisphere। जो convoluted होता है, जो बल खाया होता है बहुत सारी, उसके अंदर सरफेस एरिया उसका इंक्रीज होता है, दैट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कार्ली इज करेक्ट। vagus nerve is the first pair of the spinal nerve, 10th pair, 4th pair और the 10th pair of the cranial nerve। तो इसमें जो करेक्ट है वो है 10th pair of cranial nerves। वेगस जो है वो क्रेनियल है और आप जानते हैं 12 पेयर्स होते हैं इसके। इसमें सेंसरी भी होती है, 1, 2 एंड 8 जो है वो सेंसरी है। उसके बाद मोटर भी होते हैं, मोटर के अंदर आ जाते हैं 3, 4, 6, 11, 12 और उसके बाद मिक्स्ड आ जाती है, मिक्स में आ जाता है 5, 7, 9, 10। तो ये मिक्स्ड है। तो चार तीनों तरह की नर्व्स जो है वो क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, वेगस नर्व इज, अभी मैंने आपको बताया कि वेगस नर्व जो है ये 10th है, तो 10th नंबर मिक्स नर्व के अंदर आता है। मिक्स है इसका। रिफ्लेक्स ट्रेवल थ्रू ए डैश
ए एन लीनियर पाथवे, एंटी पैरेलल पाथवे, पैरेलल पाथवे, जिगजैग पाथवे। तो इसका लीनियर पाथवे होता है, एक स्पेसिफिक ट्रैक होता है जिसके ऊपर इसने मूव करना है। एक एफरेंट पाथ होता है, एक इफिरेंट पाथ होता है। सेंसरी न्यूरॉन पहले मैसेज लेके जाते हैं टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, और जो मोटर न्यूरॉन है वो वापस लेके आते हैं मैसेज। तो ये इसके अंदर आपको लीनियर पाथ में मिलेगी। Question number 20 is in solitary conduction, ionic exchange and depolarization occurs at the nodes of Ranvier, dendrites, axons और cell body। तो solitary conduction जो होता है उसमें जो impulse होती है, depolarization होती है, that moves from nodes to nodes। तो इसके अंदर अल्फा जो करेक्ट होता है, nodes of Ranvier। और आप जानते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है solitary nerve की, वो मैक्सिमम अगर आप स्पीड देखेंगे तो दैट स्पीड इज 120 मीटर पर सेकेंड। Which of the following is not correct about the neuroglial cell? Neuroglial cell के लिए क्या correct नहीं है? Have Nissen's granules, maintain healthy concentration of important chemical in the fluid, provide physical support and protection to the neuron, in peripheral nervous system responsible for the myelination, Schwann cells। इसमें जो incorrect है इसके लिए, they have Nissen's granules। Nissen's granules होते हैं वो neuroglial cell में नहीं होते, बल्कि Nissen's granules होते हैं वो neurons के अंदर होते हैं। और न्यूरॉन्स में भी स्पेसिफिकली, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये इंटर न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं अगर आप देखेंगे तो। इसके अलावा भी न्यूरॉन्स में सब में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम न्यूरॉन में देखेंगे तो मोटर में भी आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा सेंसरी में भी आ जाएगा। तो ये इसके अंदर सब न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं ये नॉन न्यूरोनल सेल है, ये न्यूरॉन नहीं है, ये कंडक्शन के लिए यूज नहीं होते, ये नॉन न्यूरोनल है। इनका काम प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, ठीक है, माइलिन शीट प्रोड्यूस करना है। और माइलिन शीट प्रोड्यूस करने के लिए न्यूरोग्लियल सेल की एक टाइप होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ये आप देखेंगे तो ये नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर शिवॉन सेल माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट प्रोड्यूस करने के लिए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द लिटिल ब्रेन, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स। तो इसमें जो करेक्ट है वो है सेरिबेलम, दिस इज कॉल्ड द लिटिल ब्रेन, क्योंकि ये एक पार्ट है जो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन फॉर्म करता है, और ये एक सेकंड लार्जेस्ट पार्ट भी है, जिसकी वजह से इसके लिए वर्ड लिटिल ब्रेन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 is lowest part of the brain stem is pons, midbrain, thalamus और द medulla oblongata। तो आप जानते हैं कि वो पार्ट जो कि लोएस्ट पार्ट होता है, दैट पार्ट इज द medulla oblongata। वो medulla oblongata है जो कि लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं? ब्रेन स्टेम के अंदर एक मिड ब्रेन आ जाता है, ये भी इसी के अंदर आता है। फिर पॉन्स आ जाते हैं मिड इसके अंदर, और तीसरा पार्ट जो है वो मेडुला आ जाता है। अब जो मेडुला पार्ट होता है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग विद द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कम्युनिकेट करता है। वैसे तो ये पार्ट तो आप जानते हैं सारे के सारे ब्रेन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये ब्रेन है, ब्रेन स्टेम है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही कम्युनिकेट करता है। और यहाँ पर एक होल होता है जिसके जरिए ये कम्युनिकेट करता है, वो होल स्कल के अंदर ऑक्सीपिटल बोन के अंदर होता है, दैट होल इज कॉल्ड द फोरामन मैग्नम। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इंटर न्यूरॉन जो होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, इंटर न्यूरॉन की अगर हम बात करें, लेकिन ब्रेन के अंदर माइलिनेशन होती है, ठीक है। और वो प्रोटेक्शन जो है वो आपको बताया कि न्यूरोग्लिया जो होता है या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, साइट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स बिटवीन ए न्यूरॉन एंड ए मसल और ग्लैंड और न्यूरॉन इज कॉल्ड। अब सारी चीजें आ गई, जब सारी चीजें आ गई हैं तो फिर ये साइनैप्स बने, अल्फा इस तरह, क्योंकि न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान भी हो सकता है, न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान भी हो सकता है, न्यूरॉन और ग्लैंड्स के दरमियान भी हो सकता है, क्योंकि ये फैक्टर्स होते हैं। और इसके अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये हम जानते हैं कि न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान अगर आ जाए तो उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और इस जंक्शन के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं वो एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस होते हैं, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है विच प्रोड्यूस आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वो आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के करीब बनता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन होते हैं। लेक्चर के दौरान ये सारी चीजें आपने यकीनन जो है वो लर्न कर ली होंगी। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर फॉलोइंग कंट्रोल्स द लव एंड हेट
लव और हेट के लिए, प्लेयर, पनिशमेंट, ये इसके लिए जो लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट होता है, बट वो पार्ट जो है अमिगडाला, ये ऐसा पार्ट है जो पनिशमेंट, लव, हेटेड, प्लेयर, हैप्पीनेस, सेक्सुअल रॉयल, इन सब के अंदर जो है इसका काम होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम एंड द फोर ब्रेन। न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस द साइनैप्स, कौन सा न्यूरॉन्स होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है साइनैप्स में से? एक्सॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, डेंड्राइट और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो हम ये जानते हैं कि जिसने सिग्नल ट्रांसमिट करना है वो न्यूरॉन की बात कर रहा है, तो न्यूरॉन जो होगा वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अगर हम एक्सॉन के अंदर देखेंगे, एक्सॉन के अंदर जो एक्सोनल टिप्स होती हैं बिल्कुल एंड के ऊपर, उसके अंदर आप जानते हैं कि साइनेप्टिक वेसिकल्स बनते हैं, और उन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर आपको न्यूरो ट्रांसमीटर्स मिलते हैं, वहां से प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब वो ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, और उसके रिसीव करने वाले पार्ट जो होंगे वो डेंड्राइट्स होंगे, बिकॉज डेंड्राइट्स कंटेन्स द रिसेप्टर्स फॉर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 37, Addison's disease is due to undersecretion of the cortical hormone, oversecretion of the cortical hormone, अंडर ऑफ मेडुलरी हार्मोन, ओवर ऑफ मेडुलरी हार्मोन। तो हम देखेंगे कि एडिसन डिजीज जो होती हैं ये किस वजह से होती हैं। ये डिजीज जो है वो कॉर्टिकल हार्मोन की अंडर सक्रीशन की वजह से होती है। ओवर सक्रीशन की वजह से अगर आप देखेंगे तो इसके लिए एक डिजीज आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज द कुशिंग डिजीज। ये एडिसन डिजीज होता है वो अंडर सक्रीशन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 28, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन इन डैश फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कहां से कहां तक जो आपको मिलता है? कॉर्डेट टू हेमिकॉर्डेट, वर्टिब्रेट ओनली, फ्लैटवर्म टू कॉर्डेट और इंसेक्ट्स टू हेमिकॉर्डेट। तो इसमें जो करेक्ट आएगा वो आएगा फ्लैटवर्म टू कॉर्डेट। ये आपकी बुक के अंदर मेंशन भी होगा। फ्लैटवर्म की एग्जांपल आप देखेंगे तो ये प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया में भी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है और वो कॉर्डेट तक सेंट्रलाइज्ड होता है। लेकिन हाइड्रा जो है, जो कि सिलेंट्रेटा में आते हैं, उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम होता है। इसके अंदर चार्ली जो है वो करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम act as a link between the peripheral nervous system and the brain? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के दरमियान लिंक का जो काम करता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। चार्ली इज करेक्ट, यानी सिग्नल पहले स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, फिर वो ब्रेन की तरफ भेजेगा, तो उसके दरमियान ये एक लिंक का काम करता है। सम टाइम अगर कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो तो ये खुद से भी रिस्पॉन्स जो है उसको मैनेज करता है, और रिस्पॉन्स मैनेज करने के बाद वो खुद ब खुद जो है वो वहां पर एक्टिवेट कर देता है सिस्टम को। तो इसके अंदर चार्ली जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 इज CSF, cerebrospinal fluid, is present between the dura mater and cranium, pia mater and cranium, dura mater and arachnoid mater and pia mater। तो आप जानते हैं कि ब्रेन के अंदर तीन तरह की मेनिंजेस होती हैं, लेयर्स होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो अरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में प्रेजेंट होता है। अरेक्नॉइड मैटर जो है ये एक मिडल लेयर होती है, या मिडल मेनिंजेस होती है, और पिया जो होती है वो इनर होती है, इनर और मिडल के दरमियान। इसके अलावा CSF जो होता है वो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स में भी प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के, और ब्रेन के अंदर जो चार वेंट्रिकल होते हैं, जिसमें फर्स्ट टू वेंट्रिकल जिसको लिटरल वेंट्रिकल कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द cerebrum and the limbic system, और थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट बिटवीन द थैलेमस एंड द लिम्बिक सिस्टम, और जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, तो वहां पर भी CSF प्रेजेंट होता है। सिमिलरली द CSF इज प्रेजेंट आल्सो इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल, वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 इज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन ओनली, स्पाइनल कॉर्ड ओनली। तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो होता है वो हमारी बॉडी का, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन भी आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है, दोनों के दोनों बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप जानते हैं ये सिस्टम ऑफ नर्व्स होता है, यानी जिसमें सेंसरी न्यूरॉन आ जाते हैं और मोटर न्यूरॉन आ जाते हैं। इंटर न्यूरॉन जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं क्योंकि वो ब्रेन के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन और रैप्ड इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नोन एज, अभी आपको बताया कि मेनिंजीज होती, ये आपको मिलेंगी लेयर्स जो कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। फिर उसके बाहर क्रेनियम होती है, या न्यूरल आर्चेज या वर्टिब्रल कॉलम होता है स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द मेनिंजेस इज, सबसे बाहर वाली जो है, मैंने आपको मिडल और इनर बता दी थी, और जो सबसे बाहर वाली है अब वो रह गई है, दैट इज द ड्यूरा मैटर, उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, 34 नंबर है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ और पार्ट्स ऑफ ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट द ब्रेन स्टेम, इस पे भी बात हो चुकी है। पोन्स, मिड ब्रेन और मिडिल ऑब्लिगेटा तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द मेन एनाबॉलिक हार्मोन इन आवर बॉडी। एनाबॉलिक हार्मोन होता है जो किसी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को मिलकर बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं। तो एनाबॉलिक में आप जानते हैं जो इंसुलिन होता है जो ग्लूकोज को कम करता है। तो कैसे ग्लूकोज को कम करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसी तरह अगर ग्लूकागॉन का आ जाए, यहाँ पे वर्ड जो है वो ग्लूकागॉन है। तो ग्लूकागॉन जो है दैट इज द कैटाबॉलिक फॉर्म, ये एक कैटाबॉलिक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 36, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द secretion ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कहते हैं आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद जो हार्मोन होता है जो मिल्क इजेक्शन का काम करता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। अब जो प्रोलैक्टिन है ये बर्थ से पहले मिल्क सिंथेसिस का काम करता है। अब मिल्क सिंथेसिस और मिल्क इजेक्शन ये दोनों जो है वो आपने याद रखने हैं कि ये इनका क्या रोल है। प्रोलैक्टिन या एलटीएच या लैक्टोजन ये मिल्क सेंस काम करते हैं। लव हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड और द पाइनियल ग्लैंड। तो आप देखेंगे कि जो लव हार्मोन होता है, यानी अब ये बात हो रही है ऑक्सीटोसिन की, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन दोनों के दोनों जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस से होते हैं, लेकिन ये जो है वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, वो स्टोर जो है ये होते हैं पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर जो है वो याद रखना है कि हाइपोथैलेमस भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और वो हार्मोन जो होते हैं दैट एक्चुअली द एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है उसको लव हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सिनेप्टिक वेसिकल्स और कंपोज्ड ऑफ। सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो किससे बने हुए हैं? अब सिनेप्टिक वेसिकल बनते हैं गोल्जी अपैरेटस से, और वो उनके अंदर भी मेम्ब्रेन होती है जो कि क्रिस्टी की मेम्ब्रेन होती है, जो कि गोल्जी से आ रही है, सॉरी सिस्टर्नल मेम्ब्रेन। तो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो सिंपली हम देखेंगे जैसे बाकी मेम्ब्रेन की कंपोजिशन लिपोप्रोटीन होती है, तो इनकी कंपोजिशन भी लिपोप्रोटीन होती है। हाँ, अगर ये आ जाए कि सिनेप्टिक वेसिकल कंटेन, तो उनके अंदर जो हो गए सिनेप्टिक वेसिकल में वो न्यूरो होते हैं, न्यूरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द डैश आर फाउंड स्पेशली इन द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। आप जानते हैं स्पाइनल कार्ड की डोर्सल रूट भी होती है, वेंट्रल रूट भी होती है। डोर्सल रूट के अंदर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, और वेंट्रल रूट के अंदर जो है वो आप जानते हैं कि मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आएगा वो भी आपको बताएगा। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो यूनिपोलर है या सूडो यूनिपोलर फॉर्म कहते हैं। तो इसके अंदर जो करेक्ट है वो यूनिपोलर न्यूरॉन है, या इसको सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। Question number 40. Corpus albicans secretes the hormone estrogen, LH, FSH, none of these. तो याद रखना है कि कॉर्पस जो एल्बिकन होते हैं वो कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते। याद रखना है कॉर्पस एल्बिकन अब होते क्या है, ये एक्चुअली जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो फिर ये कॉर्पस एल्बिकन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये एक जस्ट निशान सा होता है ओवरी के अंदर जो बाकी रह जाता है, जो कि जहां ओवुलेशन होती है वहां पर ये एक स्कार्स होता है, इसको हम कार्पस एल्बिकम कहते हैं, लेकिन ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। Majority of the synapse found in the nervous system is electrical and chemical, none of these। तो ज्यादातर जो होते हैं वो केमिकल सिनेप्स भी ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है, और वो रिफ्लेक्सिस के दौरान इमरजेंसी स्टेट के अंदर काम करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि उनके अंदर गैप भी बहुत कम होता है, सिनेप्टिक गैप जो होता है। और इस तरह से वो जो हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स के लिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं। केमिकल में आप जानते हैं डिले हो जाता है, इनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिलेड फॉर्म में आपको मिलेगा। जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 42 है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, रिकवरी ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल, मैसिव आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आफ्टर डीपोलराइजेशन, ऑल ए बी सी। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, यानी ये एटीपी पंप कब काम करते हैं, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिकवर करना होता है या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना होता है, तो उस दौरान पंप की एक्टिविटी होती है। लेकिन उसके अलावा बाकी अगर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो उसमें सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू होता है। और अगर रिपोलराइजेशन में आएंगे तो पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। लेक्चर के दौरान डिटेल में ये चीजें जो डिस्कस की हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर द cessation of the oogenesis,
रिलीज ऑफ द सेकेंडरी ओवोसाइट, ब्रेकडाउन ऑफ द ओवोसाइट, डेवलपमेंट ऑफ थाइरोइड। तो लुटेनाइजिंग हार्मोन आप जानते हैं ओवुलेशन कॉज करते हैं ओवरी के अंदर, सो ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी ओवोसाइट, तो इसके अंदर बीटा जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, LH in males acts on the cell found inside the seminiferous tubules, between the seminiferous tubules, outside the testis, or all or correct। तो LH जो है अगर मेल के अंदर हम देखें तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ICSH, विच इज द इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स हमेशा बिटवीन किसी दो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एक्शन होगा LH का वो बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। अगर इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है तो यहाँ पर जो एक्शन होता है वो FSH का एक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर जो बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनको इंटरस्टिशियल सेल्स, या एक वर्ड यूज होता है लिडिक सेल्स। ठीक है, और ये वो सेल्स हैं जब इन पर FICSH का एक्शन होगा यानी LH का एक्शन होगा तो ये प्रोड्यूस करेंगे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, FSH इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्ट करेंगे। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं सर्टोली सेल्स, या इनके लिए वर्ड यूज करते हैं नर्स सेल्स। ये खुद भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इनहिबिन प्रोड्यूस होता है यहाँ से, जो कि स्पर्म के नंबर जो है उनको कंट्रोल करते हैं कि कितनी स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 इज व्हाइटेस्ट डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग लास्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। अब व्हाइटिश जो स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर एक की पॉइंट है, ये कॉर्पस एल्बिकम होता है। अब मैंने बताया कि ये कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। अब जो ल्यूटियम होता है ना, ये व्हाइटिश नहीं होता, ये येलोइश होता है। कि जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं ओवरी के अंदर, तो अगर तो हमें येलो स्ट्रक्चर मिल रहा है तो वो ल्यूटियम है, और ल्यूटियम क्योंकि डिजेनरेट हो जाता है और एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल या एंड डेज के अंदर फिर वो एल्बिकम्स बन जाता है। इसके अंदर बीटा जो है वो करेक्ट है। ग्रेफन फॉलिकल जो है ये मेच्योर फॉलिकल को कहते हैं, जो कि जिसमें से फिर ओवुलेशन होती है, या इसको टर्शरी फॉलिकल भी कहते हैं। कार्पस क्लोजम दो हेमिस्फीयर ब्रेन के अंदर उनको कम्युनिकेट करवाता है। तो ये सारे कॉर्पस हैं, वर्ड यूज हुए हैं, तो इनको आपने लर्न करना है। विच द फॉलोइंग causes increase blood pressure during the stress condition। तो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का जो काम होता है वो एपिनेफ्रिन का होता है। इनको लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को हम मैनेज करते हैं इमरजेंसी स्टेट के अंदर, एंड दे रीइंफोर्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 47 इज इमरजेंसी ग्लैंड इज, अगेन अभी मैंने आपको बताया कि एड्रिनल ग्लैंड जो है इसी को इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी स्टेट के अंदर एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन प्रोड्यूस करते हैं। स्पेशली इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो मेड्यूला होता है, एड्रिनल मेड्यूला, वहां से एडिनालिन और नॉर एडिनालिन प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ए ड्रंकन पर्सन हैज अर्लीस्ट इफेक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ड्रंकन होता है, शराब वगैरह भी होती है, उसके किस पार्ट पे सबसे पहले इफेक्ट होता है? उसकी जो कॉन्शियसनेस की, जो बॉडी की बैलेंसिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि वो पार्ट जो ब्रेन का सेरिबेलम है वो इसको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 49, कॉर्पस क्लोजम इज द पार्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, इज द पार्ट ऑफ ओवरी, इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और द यूट्रस। तो इसके अंदर जो कार्पस कलोसम है, अगर हम सिंपली देखें तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। ठीक है, और ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है? तो ये एक्चुअली जो पार्ट है ये पार्ट ओवरी का है, लेकिन बना कहाँ से है? ये बना कॉर्पस ल्यूटियम से है। तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है, और डीजनरेट करके वो कॉर्पस कैलोसम में कन्वर्ट हो जाता है, बट दे आर प्रेजेंट इन साइड द ओवरी। ये ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इसमें मेन पार्ट जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जी, 49 का यही मैंने आपको बताया कि कॉर्पस, सॉरी इसको दोबारा, मैं इसको सॉरी कॉर्पस एल्बिकन समझ रहा था, इस पे जरा करेक्शन कर लें, दोबारा से इसको देख लें। 49 को, कॉर्पस क्लोसम इज ए पार्ट ऑफ, ये ब्रेन का पार्ट है। कॉर्पस क्लोसम, अभी हमने बात की थी कि दो हेमिस्फीयर्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है, सो इट्स द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। दिस इज करेक्ट चार्ली। कॉर्पस एल्बिकन हम पढ़ चुके हैं, अब कॉर्पस एल्बिकन, कॉर्पस क्लोसम, इनको जरा गौर से पढ़ लेना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। पैंक्रियाज डिवेल्प फ्रॉम विच जर्म लेयर। पैंक्रियाज एक ग्लैंड है और ये असिस्ट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ये कहाँ से इवॉल्व होती है? इसका ओरिजिन जो होता है वो एंडोडर्म है, ये एंडोडर्म से राइज होती है पैंक्रियाज। और इसी तरह से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा जाए या पाइनियल ग्लैंड पूछे, वो ब्रेन के अंदर है, एक्टोडर्म से राइज होती है। ठीक है, एंडोडर्म से कौन सी राइज होती है, एक्टोडर्म से कौन सी राइज होती है, मीजोडर्म से। ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर फेट ऑफ जर्मिनल लेयर सारी की सारी बताई हुई थी डिटेल में, अगर आपने लेक्चर वो अटेंड किया था, सुना हुआ है, तो आपको ये खबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 51, which of the following act as a relay station for the auditory impulses। तो रिले स्टेशन रेटिकुलर फॉर्मेशन ये मिड ब्रेन का काम है, ह्यूमंस के अंदर ये जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
इट अलाउ अस टू परसीव डेप्थ एंड एनेबल द टू साइड ऑफ आवर ब्रेन टू कम्युनिकेट। ऊपर भी हमने पढ़ा कि जो कार्पस कैलोजम है वो दो साइड्स को कम्युनिकेट करवाता है आपस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, a thin fibrous tissues that is permeable to water, small solutes and allow blood vessel to pass through and nourish brain। अब ये meninges हैं, तीन तरह की meninges आपको मिलती हैं इसके अंदर, जो ब्रेन के बिल्कुल साथ अटैच होती है नर्वस टिश्यूज के, वो पिया मैटर। जो पिया मैटर होती है ये थिन फाइब्रस टिश्यू है, जो कि परमेबल भी मिलता है वाटर के लिए, सल्यूट्स के लिए, और इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं जिससे ब्रेन को नरिश किया जाता है, बिकॉज दैट इज प्रेजेंट आउटर टू द नर्वस टिश्यूज। Contraction of pupil, promotion of digestion of food, and retardation of heartbeat or the indication of the working of the parasympathetic nervous system। क्योंकि ये सारे का सारा बॉडी को रिकवर करवाने के अंदर है। इसका नाम भी अगर हम देखें तो इसका नाम जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी के अंदर डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है और रेस्ट की कंडीशन को जो है वो मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 55, पिचिंग बिहेवियर इन द बर्ड इज ड्यू टू द एडवांस्ड। अब आप जानते हैं कि बर्ड्स के अंदर जो बहुत ज्यादा डेवलप होता है वो सेरिबेलम होता है, क्योंकि जो पिचिंग होती है ये ऊंची टानियों में बैठते हैं, अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो बैलेंसिंग का कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो सेरिबेलम का है। तो इसमें चार्ली जो है वो करेक्ट है। A neuron cannot regenerate its axon, dendrites, perikaryon और dendron। क्या चीज वो रीजनरेट नहीं कर सकता? पेरिकैरियन। ये क्या है पेरिकैरियन? ये सेल बॉडी, या इसके लिए वर्ड एक और यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सोमा। या इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है साइटोन। ये सारे इसमें। तो आप जानते हैं कि अगर एक्सॉन डैमेज हो जाए तो रीजनरेट कर जाएगा, डेंड्राइट, डेंड्रॉन, कोई भी चीज डैमेज हो जाए, बिकॉज दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ द सेल बॉडी, वो सेल बॉडी से निकली तो वो रीजनरेट हो सकती है, लेकिन सेल बॉडी खुद अगर डैमेज हो गई तो फिर न्यूरॉन रीजनरेट नहीं कर सकता। तो इसमें आपको बीटा जो है वो करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम वर्क एज ए कोऑर्डिनेटर एक्सेप्ट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और गैंग्लिया। तो ह्यूमंस के अंदर जो कोऑर्डिनेट आपस में करते हैं, ब्रेन और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपस में कोऑर्डिनेट करता है। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर को कोऑर्डिनेट कराता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट कराता है। तो यहाँ पर गैंग्लिया को हम चूज करेंगे कि जो कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम नहीं करता, बाकी सारे कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पिक अप द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन के गस्टेशन, टच, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि हमने कहा था टेस्ट के लिए। ऑडिशन जो है टेस्ट के लिए नहीं है, ऑडिशन जो है वो हेयरिंग के लिए है। ऑल्फैक्शन जो है वो स्मेल के लिए, ये करेक्ट है। और टेक्टेशन जो है वो ये टच के लिए है। चार लेस करेक्ट। फॉलिंग और द मैकेनोरेसेप्टर्स एक्सेप्ट द बैरोरेसेप्टर, मिजरस कॉर्पस, ऑस्मोरेसेप्टर, पेसिनियल कॉर्पस। कौन से मैकेनोरेसेप्टर नहीं है? ऑस्मोरेसेप्टर्स है, ये मैकेनोरेसेप्टर नहीं है, ये कीमोरेसेप्टर कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये स्पेशली जो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल करते हैं। The cytone of the neuron, cytone मैंने आपको बताया कि सेल बॉडी that contains nucleus and the following cellular organelles except the centriole, Golgi bodies, mitochondria, endoplasmic reticulum। आपने न्यूरॉन के बारे में सुना कि once they become mature they cannot divide, वो डिवाइड नहीं करते। तो डिवाइड नहीं करते तो इसका मतलब उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, बाकी ऑर्गेनल्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि सेंट्रियोल का काम जो है वो सेल डिवीजन के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 61, पेरिफेरल एक्सोन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और एपोलर न्यूरॉन। तो जो पेरिफेरल एक्सोन होता है यानी पेरिफेरी के अंदर एक्सोन प्रेजेंट होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन है तो मोटर न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है वो बड़ा होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें कि लाइक दिस इज द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इधर पीएनएस, इसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन होते हैं, अगर हम न्यूरॉन को देखेंगे तो एक न्यूरॉन ये है जो कि सिग्नल को यहाँ लेके आ रहा है, और दूसरा जो न्यूरॉन होता है वो होता है जो कि सिग्नल को वापस किसी अफेक्टर की तरफ लेके जा रहा है। तो आप देखें ऊपर वाला जो ग्रीन मैंने शो किया है वो सेंसरी न्यूरॉन है। तो सेंसरी न्यूरॉन का जो लॉन्ग पार्ट होता है पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है आप जानते हैं? वो डेंड्रॉन होता है। तो ये आपको लॉन्ग जो है वो डेंड्रॉन मिल रहा है जो कि पेरिफेरी के अंदर है, और ये किसका डेंड्रॉन है? सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्रॉन है। और जो पार्ट जो है वो आपको ये वाला मिल रहा है, ये लॉन्ग एक्सोन है, और एक्सोन किसका है? मोटर न्यूरॉन का एक्सोन है। तो मोटर न्यूरॉन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, इस वजह से हम इसको बीटा चूज करेंगे। Velocity of impulse depends upon the following feature of the neuron except the thickness of axon, presence of ion sheet, length of axon, number of dendrites। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता? नंबर ऑफ डेंड्राइट्स पे डिपेंड नहीं करता, बाकी हर चीज पे डिपेंड करता है, उसकी जो इंपल्स की वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 63, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन और द मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये, वो इंटरन्यूरॉन है। ये ब्रेन के अंदर जो होते हैं ये नॉन माइलिनेटेड है,
मोटर और सेंसरी न्यूरॉन दोनों के दोनों माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जस्ट 64, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल साइकिल। बायोलॉजिकल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? तो इसमें जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल साइकिल को कंट्रोल करता है, जैसा कि स्लीप एंड वेक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें मेनली जो रोल होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है। डेल्टा इज करेक्ट। द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज, एक्शन पोटेंशियल की जो पीक होती है दैट इज कॉल्ड द स्पाइक पोटेंशियल, जिसमें +50 मिली वोल्ट आता है। ये एक्शन पोटेंशियल की पीक होती है, याद रखना है, +50 मिली वोल्ट या +0.05 वोल्ट्स, ये करेक्ट है। द डीपोलराइजेशन स्टेट ऑफ न्यूरोलोमा लास्ट फॉर, डीपोलराइजेशन जो होती है वो कितनी देर के लिए होती है? वो 1 मिली सेकंड के लिए होती है। टोटल डी टू री अगर जाए तो 2 to 3 मिली सेकंड होते हैं, लेकिन ये 1 मिली सेकंड के लिए डीपोलराइजेशन स्टेट होती है। क्वेश्चन नंबर 67, आफ्टर द पीक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल की पीक के बाद, यानी अब रीपोलराइजेशन की बात हो रही है, द परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम इंक्रीजेस, ये तो डीपोलराइजेशन में इंक्रीज होती है। द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम डिक्रीजेस, ये भी नहीं होता। द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम डिक्रीजेस, ये और यस, ये ठीक है, चार नहीं। परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम डिक्रीजेस बट द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम इंक्रीजेस, ये दोनों सही होने थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक है तो इस वजह से हम इसको ही चूज करेंगे। Question number 68. In the sensory neuron, dendron is often shorter than the axon. Cell bodies lies at the terminal portion. Dendron is often longer than the axon. Cell bodies lies in between the cytoplasmic processes. अब हमने सारे न्यूरॉन्स में डिफरेंस पढ़े थे और आपको सेंसरी न्यूरॉन के बारे में ये बताया था कि इसका डेंड्रॉन जो होता है वो लॉन्गर होता है एक्सॉन से, और जो मोटर न्यूरॉन होता है उसका एक्सॉन लॉन्गर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ली जो है वो करेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट डिस्कशन और नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और जो जो आपको यहाँ पे मुश्किल लगे हैं उसको एक दफा से लाजमी रिवाइज करें, उसको रीडिंग करें बुक से, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।